नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष शामिल हुए और करीब 4 घंटे तक बीजेपी की अहम बैठक चली, जिसमें केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश प्रभारियों पर चर्चा की गई और बीजेपी कुछ राज्यों के प्रभारी बदल सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी चर्चा हुई है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में नए चेहरे शामिल होंगे। तो बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और उसी को लेकर मंथन किया गया, समीक्षा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। और धर्मांतरण के गाजियाबाद मॉडल पे न्यूज वन इंडिया से खास बात करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि राज्य सरकार का अपना कानून है। इसके साथ ही उन्होंने राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र जी हैं। सर, आज राजभाषा को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, राजभाषा विभाग जो है निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उनके केंद्रीय सचिवालय संवर्ग के जो तकनीकी अधिकारी हैं, उनका ये सम्मेलन है और ये वार्षिक होता है, तो अभी भी हो रहा है उसका। सर, धर्मांतरण को लेकर एक खबर है, जहाँ जैन बच्चे को मुस्लिम बनाने की कवायद जो है वो की जा रही थी और एक गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। अभी ये सब चीज़ों के लिए राज्य सरकारों का अपने अपने कानून है, वो लोग करते हैं। देखेंगे जिस तरह का होगा वहाँ मामला, जिसके सामने आएगा वो करेंगे इसको। सर, प्रियंका गांधी को भी कहीं ना कहीं दूसरी जिम्मेवारी देने जा रही है कांग्रेस पार्टी, कुछ कहेंगे आप, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का विषय है, उनसे पूछिए। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जी, वीडियो राम त्रिपाठी के साथ। और अब्बास अंसारी द्वारा लखनऊ में अवैध कब्जा करने का यह मामला है, जिसमें आरोपी अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई को टाल दिया है। याचिका में अब्बास अंसारी ने मामले को रद्द करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज की थी यह याचिका और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को यानी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से ही निराशा हाथ लगी है अब्बास अंसारी को। तो याचिका में अब्बास अंसारी ने मामले को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही याचिका खारिज की थी और हाईकोर्ट ने फैसले को, यानी हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो अब्बास अंसारी द्वारा लखनऊ में अवैध कब्जा करने का यह मामला, जिसमें आरोपी अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई टल गई है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसको सुनना था, लेकिन उन्होंने इस सुनवाई को टाल दिया। और एनआईए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन यानी खालिस्तान टाइगर फोर्स केटीएफ से जुड़े एक मामले में पंजाब और हरियाणा के 10 स्थानों पर एनआईए ने छापेमारी की है और केटीएफ के लिए धन जुटाने, सीमा पार से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी के लिए रची गई आपराधिक साजिश के सिलसिले में पंजाब की 9 जगहों और हरियाणा में एक स्थान पे छापेमारी की गई। और पिछले साल 20 अगस्त को एनआईए ने भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत केटीएफ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी के मंडी परिसर में खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के कृषि उत्पाद व्यापार भवन का शिलान्यास किया। इसमें व्यापारियों को सभी तरह की कॉरपोरेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश प्रदेश के व्यापारियों को ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ 30 कमरे, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 40 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग हॉल और अत्याधुनिक लैब भी इसमें बनाई गई है। तो सीएम गहलोत ने व्यापार भवन का शिलान्यास किया। और भागलपुर पुल हादसे को लेकर सियासी जंग जारी है। इस बीच अब बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि खगड़िया पुल को बीजेपी ने गिराया है। हम लोग पुल बनवा रहे हैं और बीजेपी के लोग पुल गिरा रहे हैं। बता दें कि भागलपुर में
सुल्तानगंज को खगड़िया अगुवानी से जोड़ने वाला पुल निर्माणाधीन था। ये रविवार शाम अचानक गिर गया और इसको लेकर अब सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। द्वारा गिराया गया है। ये बीजेपी के लोग किए हैं। पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। खगड़िया में पुल बीजेपी के द्वारा गिराया गया है। ये बीजेपी के लोग किए हैं। पुल तो वही लोग गिरवाए हैं। हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। खगड़िया में पुल। और भागलपुर में पुल हादसे के बाद बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवाल पे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया और तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो पुल ध्वस्त हुआ है उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। इसमें आईआईटी रुड़की ने पहले भी जांच रिपोर्ट दी थी और इस बार भी जांच के लिए उन्हें सौंपा गया है। जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आईआईटी रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है और सीबीआई वाले इंजीनियर तो है नहीं। अरे भाई पहले हम लोगों ने मिनट टू मिनट जो हम लोगों ने दिखाया था, जो समीक्षा नवंबर और दिसंबर में हुई थी, जो फाइल उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो साफ निर्देश दिया गया था। और बिहार के जदयू एमएलसी समेत भोजपुर में बालू माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भोजपुर के बालू माफिया के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया यह जा रहा है कि जदयू एमएलसी राधाचरण सेठ शुरुआती दौर में जलेबी खाना करते थे और फिर उन्हें मादक पदार्थ विक्रेताओं के साथ आने के बाद ये लगातार बिहार समेत कई राज्यों में अपना साम्राज्य इन्होंने कायम किया। बिहार के बड़े बालू माफिया के तौर पे वो जाने जाते हैं। कभी एमएलसी के घर में 90 दिन के अंतराल में 2 बार ईडी की छापेमारी हो चुकी है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने अगुवानी घाट सुल्तानगंज का निर्माणाधीन पुल गिरने पे नीतीश सरकार पे कटाक्ष करते हुए कहा कि नियत में खोट और भ्रष्टाचार की चोट के कारण जैसे बनने से पहले ये पुल बार बार गिर रहा है, वैसा ही हाल आपकी विपक्षी एकता का भी है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि 1711 करोड़ की लागत से बनने वाला ये पुल मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। हालांकि इस पुल के निर्माण के लिए 8 डेडलाइन तय की गई थी, यानी जो डेडलाइन थी वो तय हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुल का शिलान्यास 2014 में और काम की शुरुआत 2016 में ही हुई थी। उस समय महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन की सरकार की योजनाओं में विकास का कार्य कितना और भ्रष्टाचार कितना है, ये दिखाई दे रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पार्टी की समीक्षा करने भागलपुर पहुंचे, जहां आयोजित तिलकामांझी वृंदावन हॉल में लोजपा पार्टी की तमाम पदाधिकारी और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने एक समीक्षा की। इस दौरान रामविलास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि जिले में सदस्यता अभियान के दौरान लोजपा पार्टी से लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं, लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि पार्टी नीतीश कुमार से कभी समझौता नहीं करेगी। अपने अपने सूची के साथ उपस्थित हुए हैं कि वो लोग संगठन पंचायत स्तर तक पहुंच गया है। बड़ा आज अच्छा लग रहा है कि संगठन की जिस हिसाब से तीव्रता से हम लोग के नेता चिराग पासवान जी का जो सोच है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन में लोग जुड़ रहे हैं। और इन्हीं कार्यकर्ताओं से भी पता मैंने किया है कि लोगों का रुझान क्या है, तो वो लोग बताए हुए हैं कि लोग बहुत जुड़ना चाहते हैं और चिराग पासवान में अपनी आस्था व्यक्त करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के लिए खुशी की बात है। इसी समीक्षा के सिलसिले में आए हैं। जिला अध्यक्ष जी हमारे राजेश वर्मा जी हैं, हमारे पार्टी के प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा जी और जिला के प्रभारी हमारे वो भी उपस्थित हैं, सब नेता उपस्थित हैं। खबर मेरठ से है, जहां राज्यसभा सांसद बृजलाल का बड़ा बयान सामने आया। मुख्तार के सवाल पे बृजलाल ने शाराना अंदाज में तंज कसा और कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मुख्तार की कश्ती भंवर में नहीं बल्कि डूब चुकी है। माफिया बदन सिंह बद्दो को लेकर बृजलाल ने बयान दिया कि बद्दो बहुत ही शातिर अपराधी है और बद्दो यही है, कहीं विदेश में नहीं। लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि लव जिहाद पे सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। तो लव जिहाद को लेकर भी बृजलाल ने बड़ा बयान दिया
और लव जिहाद पे सेंट्रल एक्ट होना चाहिए। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी और वहां इन बातों को रखा। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। मिशन 24 के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज आज दहाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल हमारे साथ पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद हैं। सर, उत्तर प्रदेश के हालात क्या हुआ करते थे और आज क्या हालात है? उत्तर प्रदेश के हालात समाजवादी सरकार में सभी लोगों ने देखा है। रोज़ दंगे होते थे और आज मैं मेरठ में हूँ। मुजफ्फरनगर शामली का हाल यहाँ के लोगों ने देखा है। जितने बड़े अपराधी थे, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। तो प्रदेश में जितने बड़े अपराधी हुए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे डीपी यादव हो, अरुणा शंकर शुक्ला अन्ना हो, पाठक औरैया को हो, और तो और फूलन देवी जैसी को भी मुलायम सिंह ने टिकट दिया। और जब ददुआ ऑपरेशन माई अडीजी था, जब ददुआ मारा गया, ददुआ फरार है, 7.5 लाख का इनाम है। और माननीय मुलायम सिंह जी ने उसके भाई को उस समय टिकट दे करके बाल कुमार को मिर्ज़ापुर पर सांसद बनाया। तो इस पार्टी का जो चरित्र है, जो इनकी कार्य पद्धति है, अपराधी पाले और इनको आतंकवादी पालने में शर्म नहीं आती। तो प्रदेश की जनता ये जानती है कि आखिर जवाब देंगे इन आतंकवादियों को। और आज उनको फांसी सजा की हो गई है, वो हो गई है, जवाब देंगे। सर, आप पूर्व में डीजीपी रहे। कानून व्यवस्था की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं। पहले एक बच्ची के साथ काट करके एक बोरे में बंद कर दिया गया। दोबारा की बात की जाए तो एक बच्ची की गोद करके हत्या कर दी गई। लव जिहाद का मामला इस वक्त हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर आप बिल्कुल हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और केरला स्टोरी जब बनी तो ये सब लगे बवाल करने, वोट बैंक ना खिसक जाए। अरे वहाँ तो हज़ारों लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर ISIS तक पहुँचा दिया गया। तो ये जो योगी जी ने कानून बना दिया लव जिहाद पर, और ये प्रदेश को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये टॉलरेट अब नहीं होगा। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश का आपके वक्त का माफिया और एक डॉन है बदन सिंह बद्दो, लगातार आपकी किताब पर और आप पर कमेंट करता रहता है। कभी ऑनलाइन आता है, लगातार देखा जाए महीने में एक बार ऑनलाइन आकर के पुलिस को चुनौती दे करके वो दफन हो जाता है, फिर कोई उसका सुराग पुलिस नहीं लगा पाती। ऐसा है, वो बड़ा चालाक अपराधी है, चतुर नहीं चालाक है वो। और वो मैं तो 8.5 साल रिटायर होने हो रहा, मुझे नहीं भूला। अच्छी बात है, एक अपराधी नहीं भूलता अपने इस प्रदेश के एक्स DGP को। बदन सिंह बद्दो रहता पंजाब में है, उत्तराखंड में, कभी नेपाल भी घूम आता है, दिल्ली भी आता है। और ऐसा करेगा जब वो करेगा ऑनलाइन कि जैसे वो फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका, यही है, सबको जानकारी है। 5 लाख का इनाम है और बड़े बड़े अपराधी धाराशाही हुए हैं। तो चालाकी जो सोचता है, लेकिन पुलिस भी होशियार है, वो चालाक है, पुलिस बुद्धिमान में होशियार है। और कानून का शिकंजा तो बद्दों के गले तक भी जाएगा। तो ये थे पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश एक गुंडा राज रहा करता था, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज रहा करता था, लेकिन कानून व्यवस्था की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो 2000 मिशन 24 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर बुलंदशहर से है, जहां पशु माफिया छोटा उर्फ सोमदत्त पे एक्शन लिया गया है। सोमदत्त की 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आपराधिक वारदात से बनाई गई थी ये संपत्ति और डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। अनूप शहर सीओ ने की कार्रवाई की। और पशु माफिया सोमदत्त का पुराना आपराधिक इतिहास है। बुलंदशहर थाना अनूप शहर के गांव मलकपुर का यह मामला है। तो बुलंदशहर थाना अनूप शहर के गांव मलकपुर का यह मामला, जहां पशु माफिया छोटा उर्फ सोमदत्त पर एक्शन लिया गया है। 12 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है और जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई हुई। आपराधिक वारदातों से यह संपत्ति अर्जित की गई थी, बनाई गई थी और डीएम के आदेश पर अनूप शहर सीओ ने यह कार्रवाई की है। तो
पशु माफिया सोमदत्त का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। और बुलंदशहर थाना अनूप शहर का यह मामला, जहां पशु माफिया छोटा उर्फ सोमदत्त पे एक्शन लिया गया है। और पिछले कई दिनों में कई माफियाओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है, जहां उनकी अवैध संपत्ति को सीज किया गया, कुर्क किया गया। निवासी मलकपुर द्वारा अपराधी के आरोपित किया गया धन से संपत्ति खरीदी गई थी अपने भाई वसीम के नाम। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त। और खबर गाजियाबाद से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्म परिवर्तन पे अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है और जैन धर्म के लड़के के धर्म परिवर्तन पे संज्ञान लिया गया है। पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है और पुलिस ने ऐप की कंपनी को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। साइबर सेल की टीम ऐप पर किशोर का डेटा खंगाल रही है कि कितने युवा इस पे सक्रिय हैं। ऑनलाइन गेम ऐप से धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ था और ऑनलाइन गेम ऐप से पहले दोस्ती फिर कराया गया था धर्मांतरण। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस खुलासे में पुलिस ने ये बताया है कि अब्दुल रहमान नाम का एक व्यक्ति, जो कि गेमिंग ऐप के जरिए और चैटिंग ऐप के जरिए किशोर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराता था और उसके बाद कई ऐसी चीज़ें सामने आई। उसके बाद जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज ये बच्चे पढ़ने जाते थे। सबसे खास बात इस पूरे मामले में ये है कि जब माता पिता ने उस बच्चे का व्यवहार देखा, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बदला सा था, उसके बाद उन्होंने जब उसको समझाने का प्रयास किया तो उन बच्चों ने उल्टे उनके माता पिता के खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेंट कर दी और कहा कि उनके माता पिता परेशान कर रहे हैं। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बद्दो और शहनाज मसूद पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद अब वो माता पिता चिंता में आ गए हैं, जो बच्चों पर ध्यान कम देते हैं या फिर बिल्कुल नहीं देते हैं। तो ऐसे में इन माता पिता की चिंता बढ़ना लाजमी है और इसी बात को लेकर आज न्यूज़ वन इंडिया आज पहुंचा है गाजियाबाद में और उन माता पिता से बात करने की हम कोशिश करेंगे जो बच्चों पर कम ध्यान देते हैं या फिर बिल्कुल नहीं देते हैं, और ऐसे में उनकी जो चिंता है वो कितनी बड़ी है और साथ ही उनको कितना सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए कि आज एक पुलिस ने खुलासा किया है, मोबाइल ऐप जो होता है उसमें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तो क्या लगता है कितनी सावधानी करने की ज़रूरत है? सावधानी तो करनी चाहिए भैया, अपने बच्चों के साथ में रखनी तो है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, वो अच्छी भी चीज़ है और वो गलत भी है। ये जो बच्चा सीख रहा सब मोबाइल से सीख रहा, तो अपने बच्चों की आप ही सेफ्टी करनी चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। देश में गुंडागर्दी तो खूब हो रही है, गुंडा इससे ज़्यादा क्या होगी, बस यही कहना। आप बताइए कि जो मामला सामने आया है क्या कहेंगे, किस तरह से आप सावधानी अब रखेंगे या जो मामला सामने आया उसको देखकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को खुद से भी अपनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा हम लोगों के साथ नहीं होंगे एंड अगर माँ बाप साथ भी होंगे तो वो हमारा माइंड रीड नहीं कर सकते। तो हर लड़की को, हर लड़के को, हर यंग बच्चे को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में है। मोबाइल फ़ोन्स का पॉजिटिव यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसको पॉजिटिव यूज़ करें ना कि नेगेटिव यूज़, क्योंकि नेगेटिव यूज़ से अगर हम एक बार उस चीज़ में इंडल्ज हो गए तो फिर हम उसकी तरफ ही चले जाएंगे। हमें अपने रिलीजन के बारे में भी खुद अवेयरनेस होनी चाहिए। अब बाहर के कुछ फॉरेनर्स हैं, वो आके यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं, वो इंडियन बन रहे हैं, वो हमारे गॉड की को वर्शिप कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी अपने गॉड की हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे भगवान जो है उनका क्या महत्व है
और ये जो काम है इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो हर चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, हमारे आसपास भी होती हुई दिख रही है, हमारे साथ हो रही है, तो सबसे पहले आके अपने घर में किसी भी बड़े से या फिर जो भी हमसे फ्रैंक है, या तो उससे डिस्कस करनी चाहिए या डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अब पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों के साथ फ्रैंक रहना चाहिए, ताकि बच्चे इस चीज़ से सफ़र ना करें। तो देखिए जो बच्चे हैं वो मोबाइल से दूर रह नहीं सकते, और मोबाइल हाथ में आए तो सबसे पहले गेम ऐप जो है वो डाउनलोड की जाती है। और साथ ही सबसे खास जो चीज़ है वो इस बात को लेकर है कि जो बच्चों का ग्रुप है उस पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे जी? जी आप बताइए कि बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब माएँ रहती हैं, तो बच्चों के जो दोस्त हैं, जो ग्रुप है, उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, दोस्तों का पता होना चाहिए कि बॉयज़ की या गर्ल्स की कौन सी उसकी फ्रेंड है, या उनके बारे में बात करना चाहिए, कोई गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे, ये जानना ज़रूरी होता है जी। हाँ जी, बस आप बताइए कि जो मामला सामने आया है पूरा धर्मांतरण को लेकर के, और गेमिंग ऐप के जरिए कई फेज़ में बच्चों को, किशोरों को इस हद तक ब्रेन वॉश उनका कर दिया गया कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ ही उतर आए। इसमें क्या है कि पहले हमें माँ बाप को ध्यान से अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या गतिविधि करते हैं, कौन उनके दोस्त हैं, कौन उनके दोस्त नहीं हैं। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हम बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें, स्पेशली इंसान तो जेंट्स तो ड्यूटी ऑफिस कहीं चले जाते हैं, और माताएं बहनें घर पे रहती हैं, तो उनको बच्चों को ज़्यादा नज़दीक से देखना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं। जैसे बच्चे कोचिंग जाते हैं, अब जो ये मामला गाजियाबाद में सुनने में आया है, एक ऐप के बहाने जो अब्दुल रहमान का नाम का शख्स है, वो इस चीज़ को बच्चों को, जो कम उम्र के हैं, ये बच्चों को ध्यान से देख लेते हैं कि क्या बच्चा ढल सकता है, कि क्या उसकी उम्र है, तो उस उम्र में हम उसको बदल सकते हैं। तो उन्हीं उम्र के बच्चों को ये अपनी गिरफ्त में लेते हैं और फिर जो है चेंज कराने की ये कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इस पूरा जो बातचीत की माता पिताओं से, सबसे बड़ी बात यह है कि गाज़ियाबाद या एनसीआर का कल्चर ये है कि माता और पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, और कुछ मामलों में पति घर से बाहर रहता है लेकिन जो माएँ हैं वो घर में रहती हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा नज़र और सावधानी रखने की ज़रूरत है, और साथ ही मोबाइल तो दें, लेकिन ख़ास तौर पर एक साइबर चीज़ों को एक तरीके से समझकर, कुछ बेसिक चीज़ें समझकर ऐसी चीज़ें नज़र में रखी जा सकती हैं जिससे बच्चा आपका उस मोबाइल का मिसयूज़ ना कर पाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे का जो ग्रुप है, जो बच्चे के फ्रेंड सर्कल है, उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही बच्चे का व्यवहार में आपको कुछ चेंज दिखाई दे, तब उससे बात करें। और क्योंकि कभी कभी बात करने से कई चीज़ें, कई परेशानी हल हो जाती हैं, लेकिन कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें माँ बाप और बच्चों की बातचीत नहीं होती, जहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं। और ऐसी जो ताकतें, जो सामाजिक असामाजिक ताकतें हैं, जिनको ऐसी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है, तो वहीं से शुरू होता है जब बच्चों का के ऊपर से माँ बाप का जो कंट्रोल है, या तो वो हट जाता है या फिर एक गैप जो है वो हो जाता है। कैमरामैन अतुल के साथ यादराम, भारतीय न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।